बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को तीसरे मुल्क रवानगी की सहूलत में 60 रोज की तौसीह कर दी है। पाकिस्तान आमद पर तीसरे मुल्क के वीजे के हामिल अफगान शहरी सहूलत के अहल होंगे। वजारत दाखिला ने काबीना के 8 जून के फैसले की रोशनी में मुतल्लका इदारों को आगाह कर दिया। अफगान शहरियों को दी गई सहूलियात से मुतल्लिका ममालिक को भी आगाह किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को तीसरे मुल्क रवानगी की सहूलत में 60 रोज की तौसीह कर दी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा कि अफगान इस फैसले के बाद अफगानी शहरियों को किस हद तक रिलीफ मिलेगा और वजारत दाखिला की जानिब से क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, पसमानदा अफगान शहरियों को की पाकिस्तान में महफूज ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से तीसरे मुल्क रवानगी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने बज़रिया रादारी वीज़ा अफगान शहरियों को तीसरे मुल्क रवानगी की सहूलत में 60 रोज़ की तौसीह कर दी है। इस सिलसिले में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा गया है। पाकिस्तान की अफगान शहरियों को दी गई ये सहूलत जो है वो 8 अगस्त तक काबिल अमल होगी। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा, ISI, IB, FIA को जो है वो खतूत इरसाल कर दिए हैं। वजारत दाखिला ने काबीना के 8 जून के फैसले की रोशनी में जो है मुतल्लिका इदारों को आगाह किया। पाकिस्तान आमद पर तीसरे मुल्क के वीज़े के हामिल अफगान शहरियों को जो है ये सहूलत दी जाएगी और ये इस सहूलत के अहल होंगे। अफगान शहरियों को दी गई सहूलत से मुतल्लिका ममालिक को भी आगाह किया जाएगा। अफगान शहरियों को तीसरे मुल्क को महफूज रास्ता जो है वो मुतल्लिका मुल्क के ताउन से फराहम किया जाएगा। जी ठीक है, फैसल रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कराची से खबर यह है कि कराची में गुलशन इकबाल नज़ारत में पुरानी गाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आतिशज़दगी से मुतादिद कारें, मोटरसाइकिल्स, बस और एक रिक्शा जल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलने वाली गाड़ियों की तादाद फौरी तौर पर नहीं बताई जा सकती। प्रेस के हुकाम का कहना है कि आग को फैलने से रोक दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज यूनुस, बताएगा आतिशज़दगी का यह वाक़या कैसे पेश आया और इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ। नीपा चुरंगी के करीब नज़ारात में अब से कुछ देर कबल खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियों में आग लगी है। आग की इत्ला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। फायर फाइटर्स अब यहाँ पर मोटरसाइकिलें जो यहाँ पर जब्त की गई थी उनके ऊपर से होते हुए आगे पहुँच चुके हैं। चारों तरफ से इस लगने वाली आग पर अब फायर ब्रिगेड की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। मोटरसाइकिलों में इस वक्त भी आग लगी है जिसने सैकड़ों मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ताहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन आग लगते ही धुएं काफ़ी ज़्यादा बुलंद हुए जिसकी वजह से जो रिहायशी अफराद हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनका यही कहना है कि हर कुछ अरसे के बाद नज़ारात में आग लग जाती है जिसकी वजह से जो करीब जिनके फ्लैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और फायर ब्रिगेड और पुलिस को इतला देते हैं। जिन मोटरसाइकिलों में पेट्रोल है उनमें छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं अब वो पीछे हट चुके हैं और पीछे हटकर वो एक सेफ डिस्टेंस से जो है आग पर काबू पा रहे हैं। फौरी तौर पर आग लगते ही फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँच गए थे जिसके बाद अब वाटर बाउजर्स भी यहाँ पर भेज दिए गए हैं ताकि जो पानी की किल्लत है वो ना हो सके। जी ठीक है फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया। वफाकी बजट में छोटे ताजरों को रिलीफ ना देने पर पेशावर के ताजरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजरों के मुताबिक महंगाई के इस दौर में उनका कारोबार ख़त्म होने लगा। मज़ीद तफसीलात पेशावर से ज़िशान काका खेल की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई ने पहले से परेशान ताजरों को मजीद आजमाइश में डाल दिया है। पेशावर में छोटे ताजरों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो ट्रांसपोर्ट के किराए दुगने हो गए जिसके बाद मुनाफे का मार्जिन आधा रह गया है। जो किराया पहले था गाड़ी का वो डबल हो रहा है ना, और जो आमदनी है वो बहुत कम है। महंगाई हो गई, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अल्लाह इस मुल्क को बचाए। उनके मुताबिक वफाकी बजट में ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है जिससे महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो गया है। छोटे ताजर टैक्सों तले इतने दब चुके हैं कि अब कारोबार समेटने का सोच रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मतलब है कि शोश आए बस। हाँ, टैक्स तो सारे लगाए, सब कुछ पर टैक्स लगाए ना,
تو اس کو چاہیے کہ بھئی ان پیٹرولوں سے تھوڑا سا ٹیکس کم کر دے. باقی جو باہر سے یہ مطلب خام مال آتا ہے گھی وغیرہ ان پر ٹیکس کم کر دے تاکہ غریب پر بوجھ کم ہو جائے. تاجروں کا مطالبہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. کیمرہ مین نجمل خان کے ساتھ ذیشان کا خیل، 92 نیوز پشاور. اور پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا. بجٹ اجلاس کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹیز کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا. لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے. وفاق کے بعد پنجاب حکومت کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ادھر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اراکین اسمبلی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹیز کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا گیا. اجلاس میں پنجاب کے بجٹ اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے مشاورت ہوگی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں میاں محمود رشید کو اپوزیشن لیڈر اور میاں اسلم اقبال کو ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی گئی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت کی جانب سے پنجاب کابینہ میں آج توسیع کیے جانے کا امکان ہے. مجموعی طور پر 20 نئے وزراء کے حلف اٹھائے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صوبائی وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے اور وہی پنجاب کا بجٹ پیش کریں گے. شاہد چودھری، 92 نیوز، لاہور. اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں 2002 میں شروع ہونے والا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون منصوبہ 21 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. متاثرہ صنعتکار سڑکوں پر نکل آئے اور وزیر آباد روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا. صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے کا نوٹس لے کر منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مدد کریں. سیالکوٹ سے یہ رپورٹ دیکھیے. سیالکوٹ میں 2002 میں شروع ہونے والا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون منصوبہ 21 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. 238 ایکڑ پر محیط اس منصوبے میں 881 صنعتی یونٹ قائم ہونا تھے، جس سے 1 لاکھ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جانے تھے. منصوبہ تکمیل ہونے سے نہ صرف ملکی ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا تھا بلکہ ملکی زر مبادلہ میں بڑی حد تک بہتری کی بھی امید تھی. لیکن 21 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک صرف اکا دکا صنعتی یونٹس ہی تعمیر ہو سکے. منصوبے کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں اور تاخیر پر صنعتکار سڑکوں پر نکل آئے اور وزیر آباد روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا. متاثر صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو الاٹمنٹ کینسل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور دوسری طرف تعمیرات کرنے سے روکا جاتا ہے. فیکٹریز کے پرمیشن ہے، ان کے را مٹیریلز اندر نہیں آنے دے رہے، اور را مٹیریلز کون سے ہیں؟ جو پاکستان سے ہم نے لینے ہیں. بجری ہے، سریا ہے، ریت ہے، سیمنٹ ہے. پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے پیسک کہتا ہے جی کنسٹرکشن نہیں کرو گے تو پلاٹ کینسل. وہ اپنے کینسلیشن کے لیٹرز بھیج دیتے ہیں، اور جب ہم کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے پاس آتے ہیں تو یہ ہمیں کنسٹرکشن مٹیریل الاؤ نہیں کرتے. صنعتکاروں کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے کا نوٹس لے کے تعمیرات میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، مہنگائی کا جن بے قابو حکومت کی جانب سے لگائے گئے سستے اتوار بازاروں میں بھی سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئے. اتوار بازاروں میں خریداری کے لیے آئے شہری قیمتوں کا سن کر مایوس دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ دکاندار بھی سرکاری قیمتوں کی بجائے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز فہیم امین سے. جی فہیم، بتائیے گا تفصیلات. جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور بجٹ کے بعد جو ہے مہنگائی کا سلسلہ برقرار ہے. سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 20 سے 30% تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا. لیکن ابھی تک جو ہے میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ گلبرگ کا علاقہ ہے، یہاں پر کسی بھی دکاندار کے پاس نہ تو ریٹ لسٹ پہنچی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کروانے والے یہاں پر کوئی نظر آتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق آج پیاز کی قیمت جو ہے درجہ اول کے 60 روپے ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی پیاز 60 روپے کلو میں دستیاب نہیں ہے. اس کی قیمت 80 سے 90 روپے جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے، جبکہ ٹماٹر کی قیمت بھی 60 روپے سرکاری نرخ نامے کے مطابق ہے، لیکن وہ بھی تقریباً 80 سے 90 روپے میں یہاں پر مانگی جا رہی ہے. مہنگائی کے اثرات جو ہیں ان بازاروں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو دعوے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے والے وہ یہاں پر بالکل دکھائی نہیں دے رہے. جی
ٹھیک ہے فہیم، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے بعد آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ مہنگائی کا نیا طوفان لے آیا۔ عوام سستے بازاروں میں مہنگے پھل، سبزیاں، دالیں اور گوشت خریدنے پر مجبور ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اتوار بازار کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل رضا سے۔ فیصل، بتائیے گا شہر اقتدار میں اتوار بازار کی کیا صورتحال ہے؟ جی، ایک طرف شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ حال ہی میں پیش کیے گئے بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، جو کہ اس وقت ہم اتوار بازار پشاور موڑ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہاں بھی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ کا جو ہے وہ احاطہ کیا جائے تو آلو فی 5 کلو جو ہے وہ 120 سے 132 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز فی 5 کلو 240 سے 346 روپے۔ ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے سے 74 روپے فی کلو ہے۔ کریلا فی کلو 58 روپے، لیمو 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مرغی کا جو گوشت ہے وہ 500 روپے سے زائد پر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ سندری عام 186، لنگڑا 110 اور چونسا 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ آلو بخارا جو ہے وہ 168 روپے فی کلو کے حساب سے، جبکہ خوبانی کا ریٹ 158 روپے فی کلو جو ہے وہ اس وقت اتوار بازار میں موجود ہے۔ اور یہاں اتوار بازار سستا بازار ہوتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ سرو کرتا ہے، لیکن مہنگائی کے باعث جو ہے یہاں پر صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ جی، اقتدار سے اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل رضا خان، شکریہ۔ ناظرین، ملتان کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے۔ وہاں بھی مہنگائی کا جنگ بے قابو ہونے سے شہریوں کی معاشی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ شہریوں کے لیے سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی انتہائی مشکل ہو کر رہ گئی۔ سبزیوں، پھلوں سمیت دیگر اشیاء کے ریٹس بارے جانیں گے نمائندہ 92 نیوز ظہیر عباس سے۔ ظہیر عباس، بتائیے گا اتوار کے روز بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا؟ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح ملتان برمنگھم کے نواحی ایریا وولورہمپٹن میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف لندن میں ہونے والے احتجاج میں تمام کشمیری تنظیموں کے نمائندگان اور برٹش کشمیری زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام کشمیری ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو کر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑیں۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ ولورہمپٹن پہنچے، جہاں ان کا ساتھیوں سمیت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے بیرسٹر کرامت حسین، ناظم گجر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حریت لیڈر یاسین ملک کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں بھارتی عدالت نے جو عمر قید کی سزا سنائی ہے وہ ناحق اور انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ کشمیری کمیونٹی اس فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ یاسین ملک صاحب کو 25 مئی کو سزا ہوئی تھی اور 25 جون کو ان کا جو اپیل کا رائٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چونکہ انہیں سزا تو کرمنل کورٹ نے دی تھی، پیرس کورٹ نے دی تھی، لیکن اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ کیا جو کشمیری ہے اس کو بھارتی عدالت بھارتی قانون کے تحت سزا دے سکتی ہے؟ کیونکہ یہ میری نظر میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے جو سیکیورٹی کونسل کے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ یاسین ملک کی سزا کے خلاف 12 جون دن 1 بجے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جسٹس فار جموں و کشمیر کے زیر اہتمام پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جس میں تمام اوورسیز کشمیری تنظیموں کے نمائندگان اور برٹش کشمیری نوجوان بھرپور شرکت کریں گے۔ سنڈے کو مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی کشمیریوں کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں سنڈے کو یہاں پہ جو یو کے کونسلر سارے آ رہے ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں خود بھی وہ گراس روٹ سے کام کرتا ہوں، تو ممبران پارلیمنٹ کی بھی زیادہ افادیت ہے، لیکن کونسلرز کی بھی ایک میرے نظر میں افادیت ہے، اور وہ کونسلرز کو میں انشاءاللہ سنڈے کو بریفنگ دے رہا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بطور کشمیری اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کر جا سکتے۔ ہماری کوشش ہے کہ حکومت پاکستان اس کو کورٹ میں لے کر جائے، اس کے لیے لیگلی جائزہ لے رہے ہیں۔ کیا حکومت آزاد کشمیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے؟ تو ان کی جو ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر حکومت نہیں جا سکتی، صرف کوئی یونائٹڈ نیشن کا ملک ہی جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آنے سے پہلے یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں مشال ملک صاحبہ، انہوں نے اور میں نے دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم نے حکومت پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس سلسلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر تحریک انصاف کے پارلیمانی امیدوار اور سابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی ناظم حسین سے ان کے صاحبزادے کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔
दुबई में खटक फलाही कमेटी UAE की तंजीम नो हाजी रहमतुल्लाह खान सदर मुंतखब हो गए। सीनियर रहनुमा और फलाही कमेटी के बानी सुल्तान अकबर खटक की सरबराही में खुसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी समेत तंजीम की अहम शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी हूँ अपने भाइयों की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खटक फलाही कमेटी गुज़श्ता 10 साल से UAE में समाजी काम कर रही है और हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर मदद करती रही है। कोरोना की वजह से फलाही कमेटी की गुज़श्ता 2 साल से तंजीमें नो नहीं हुई थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज तंजीम के बानी सुल्तान अकबर खटक की सरबराही में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें PTI UAE के सीनियर रहनुमाओं समेत कमेटी के नौ मुंतखब सदर बिजनेस टाइकून हाजी रहमतुल्लाह खान समेत बड़ी तादाद में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कमेटी की तंजीम नो के हवाले से अहम फैसले किए गए। नौजवानों को जिम्मेदारियां दी गईं, जबकि नए अहदेदारों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करने का हलफ उठाया। खटक फलाही कमेटी के बानी सुल्तान अकबर खटक, सदर हाजी रहमतुल्लाह, PTI रहनुमा वकार अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरवर बारी और अजीज खान समेत दीगर का 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहना था कि UAE में कोई भी पाकिस्तानी दिल की बीमारी समेत किसी भी मुश्किल में मुब्तला है तो उसकी मदद और इलाज कमेटी कराएगी। ये फलाही कमेटी किसी से फंड नहीं लेती, अपने पैसों से लोगों की मदद कर रही है। खटक फलाही कमेटी की ये जो तंजीमी हो गई है, तो मैं अपने लड़कों से उम्मीद रखता हूँ कि वो आवाम की और अपनी कम्युनिटी की खुशहाली के लिए और उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो जैसे कि कोरोना के टाइम में इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की हेल्प की है, इसी तरह अभी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी खटक फलाही कमेटी जो है वो खटक कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। इसका हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया और लोगों को मतलब कर दिया। बाकी गांव के जो खिदमत हम हमेशा करते रहते हैं तो उनसे मुस्तकबिल भी करेंगे। फलाही तंजीम का प्रोग्राम था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, तो ये खटक के कम्युनिटी के लिए यहाँ पे दुबई में UAE में फलाही काम अंजाम देते हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक PTI से है, जो कि हम भी फलाही कामों पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक इमरान खान का विज़न है और इसका जिंदा मिसाल नमल और शौकत हानम हॉस्पिटल्स हैं। और हमने हटक फलाही तंजीम को यकीन दिलाया, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। ये इस कमेटी का तकरीबन अराउंड 10 साल हो गए, तो बीच में थोड़ी कोरोना की वजह से 2-2.5 साल हम लोगों ने मीटिंग भी नहीं मंगवाई थी। हमारे इस कमेटी में आज काफ़ी चेंजेस हुई है और ज़्यादातर हमारे गांव के लोग हैं इसमें शामिल हैं। हमें जो खिदमत का मौका दिया है, इंशाल्लाह मैंने हल्फ उठाया है एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो एतमाद मुझ पे मेरे लोगों ने किया है, तो इंशाल्लाह मैं इस एतमाद को भरपूर एतमाद के साथ काम करूँगा। कमेटी के नौ मुंतखब अहदेदारों में सीनियर नायब सदर विसाल खटक, मोहम्मद कासिम सुबहान अली, जाहिद अकबर, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फाइक, आमर नवाज और दीगर का मजीद कहना था कि खटक फलाही कमेटी मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए भी काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। भारत में हुकूमती जमात BJP के रहनुमाओं की जानिब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अमेरिकी मुसलमान भी सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में इंडियन काउंसिल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। खुरम शहजाद की रिपोर्ट। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में मुकीम साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से BJP रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की और भारतीय हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय रहनुमा अपने बयानात पर माफी मांगे। मुजाहिरीन ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा भी किया। मुजाहरे में मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और खूब नारेबाजी की। एहतजाज में हेटन के पोश इलाके में कायम भारतीय कौंसिल खाने के बाहर शाम 4:30 बजे किया गया। मुजाहिरीन में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे। मुजाहिरीन का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अरब ममालिक से था। मुजाहिरीन का कहना था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जान भी कुर्बान। मोदी हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करे, नहीं तो जिस तरह आज इंडियन कौंसलेट का घेराव किया है उसी तरह मोदी का भी घेराव करेंगे। आप हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नफरत अंगेज बयान देते हो, आज देख लो किस तरीके से
आज तुम्हारे कॉन्सुलेट का हमने घेराव किया है, एक दिन हम तुम्हारा भी घेराव करेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। नूपुर शर्मा बीजेपी के तर्जुमान के ओहदे पर काम कर रही हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी का इंतहाई करीबी समझा जाता है। बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान पर उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल, जबकि उनके खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्जामात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। This is a message to the world, not only here, message to the world. With blood and soul, we will defend the honor of our Prophet. Labbaik ya Rasulullah. I really think that, especially that we're living in New York City, a very diverse society, seeing such comment in like outside countries is honestly disrespectful and unacceptable in many ways. Everybody should accept people's religion and the people that they support, and it's honestly very disappointing. RSS का टारगेट ये है कि मुसलमानों को 2030 तक इंडिया से नेस्त नाबूद कर दे और 2050 तक सारे आलम से बिलाउजुबिल्लाह खत्म कर दे, मगर ये साजिश नाकाम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं, अब ह्यूमन राइट का इशू आ गया है, इससे पहले कि ये चीजें और खराब होती जाए, इसको रोका जाए। और इंडियन की जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो मुसलमान लोग हैं, अगर इफ यू रियली लव योर प्रॉफिट, प्लीज बायकॉट द इंडियन प्रोडक्ट्स। जो इंडिया में वाक़या हुआ है तौहीन रिसालत का, और मैं ख़ास यहाँ मैनहट्टन में आई हूँ इस एहतजाज करने के लिए क्वीन से, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम सारे यहाँ पे मुसलमान हर जगह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए, क्योंकि जब भी ऐसी बात होएगी तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और हम सब साथ हैं। वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद ट्विटर पर बायकॉट इंडिया टॉप ट्रेंड बना रहा, जबकि अरब दुनिया के मुसलमानों ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सऊदी अरब में भी ये ट्रेंड टॉप पर रहा। वाक़या के बाद कई मुस्लिम ममालिक के स्टोर से भारतीय मसनूआत का बायकॉट करते हुए अशिया को हटा दिया गया था। खुर्रम शहजाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में बहरीन के सफ़ीर को दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ भी मौजूद थे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर पहुंचने पर बहरीन के सफ़ीर अल शेख अली बिन अब्दुल रहमान अल खलीफा को इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद और कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की जानिब से इस्तकबाल किया गया और उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस्लामी अस्करी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और इससे जुड़े दीगर मामलात के इंसदाद की कोशिश कर रहा है। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद रुकन ममालिक समेत दुनिया भर के ममालिक को दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए अपनी सपोर्ट मुहैया कर रहा है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पत्थरों पर लिखी 2 ऐसी नादिर और नायाब तहरीरें दरियाफ्त हुई हैं जो तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा के नवाह में वाक़ पहाड़ी इलाके आलिया में पत्थरों पर लिखी ऐसी तहरीरों को दरियाफ्त किया गया है जिसके मुतल्लिक़ा सऊदी महकमा आसार कलीमा का कहना है कि ये दोनों तहरीरें 1400 साल कबल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लिखी गई। इन तहरीरों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बतौर तीसरे खलीफा नामजद होने की इत्तला दी गई है। उधर नीदरलैंड्स के शहर दी हैग में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे पर गम और गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान की बहादुर फौज की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। 92 न्यूज़ से बात करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि पाक फौज न सिर्फ हमारा फ़ख्र और सरमाया है बल्कि हमारे मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन भी है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाएंगे। ज़्यादातर तो अफवाज पाकिस्तान के बारे में ही है, जो हर आदमी जो वहाँ से बोल रही है वहाँ के अंदर, और सियासी पार्टियाँ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी अफवाज के बारे में गलत बयानियाँ कर रही हैं। तो हम भी सुन रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के सलामती के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, अपनी अदलिया, अपनी फ़ौज, अपने सारे इदारों के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसी भी मुल्क का जो अदारा होता है वो उसकी सलामती का ज़ामन होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है सख्त नालाह है, और मैं समझता हूँ हमें हमारी फ़ौज को वेल डन करना चाहिए। हमारी फ़ौज एक दुनिया की बहादुर जरी फ़ौज है। हमारे पास 2 ही तो एसेट्स हैं, एक हमारी फ़ौज, एक हमारा एटमी प्रोजेक्ट। और पाकिस्तान की कमर जो है वो पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान है, तो हमें उस पर फ़ख्र है। हम शुरू से फ़ख्र करते आए हैं, इंशाअल्लाह फ़ख्र करते रहेंगे। उसके ऊपर कोई नेगेटिव बात करना हमारे दिल के ख़िलाफ़ है और हमारी सोच के ही ख़िलाफ़ है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच पर स्पेन में बसने वाले पाकिस्तानियों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया।
कई दहाइयों बाद क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा वापस गई है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी के बाद अब मुल्तान में भी मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर मसरूफियत तो हमारी बड़ी ज़्यादा, मगर फिर भी हम मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आ रहा है कि बाबर आजम जिस मैच में भी खेलता है इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाता है, और ऐसे रिकॉर्ड जो मेरे ख्याल से शायद दहाइयों बाद भी हमें ना मिले। पाकिस्तान में 2-2.5 साल दौर के बाद जो है इस वक्त जो है ये क्रिकेट की जो खेलों की जो फ़ज़ा जो है वो देखने में आई है। ये एक क्रिकेट के शायकीनों के लिए एक इंतहाई खुशाइंद अमल है। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का मोराल बुलंद होगा और पाकिस्तान की आवाम जो है उसको खूब इंटरटेन करने का मौका मिलेगा। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जो चल रहा है, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशाइंद बात है जो हमारे क्रिकेटर लवर्स हैं, शायकीन के लिए, कि दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में बहाल होना। और अभी जो ODI में पाकिस्तान जो इस वक्त सुपर लीग में 10th नंबर पे था, पहला मैच जीता, 7 पे आगे, और मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। इम्पॉर्टेंट विन के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और उसके साथ साथ शायकीन के लिए जिनको अपने कंट्री के अंदर जो है वो मैच मिल रहा है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये PCB की एक बहुत अच्छी जो इन्होंने काम किया वो ये किया है कि मुल्तान में भी 14 साल बाद जो मैच हो रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि हर पाकिस्तान में हर सिटी में जो है वो क्रिकेटर लवर्स हैं, और अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे मैच होंगे तो डिफरेंट जो शायकीन होंगे वो जाएंगे, और इससे PCB को भी फाइनेंशली भी फ़ायदा होगा। शायकीन क्रिकेट जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देखी है। इतना अरसा जो क्रिकेट जो है हमारे कंट्री के अंदर बन रही है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बैरूनी साजिश थी, मैं इसे साजिश का हिस्सा कहूँगा, क्योंकि वाक़यात हालात ख़राब कंट्रीज़ के मुल्कों के होते रहते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टूर किया, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ की टीम टूर कर रही है। यकीनन ऐसी बड़ी टीमों का पाकिस्तान में आना क्रिकेट की खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत अहम कदम है।